हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 28 ऑफ जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई एम रियली सॉरी वीडियो देर से अपलोड करने के लिए। अभी 10 बज रहे हैं रात के और सुबह कर देना चाहिए था बट नहीं हो पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज ही मैं इस वीडियो के बाद अभी सब्सक्रिप्शन प्लान भी इसका ले रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस का। तो 6:30 तक मुझे न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो कल से कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ जल्दी। सबसे पहली न्यूज़ एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये भी मैं छोड़ दूँगी तो फिर कल नहीं हो पाएंगी चीज़ें, है ना। तो काफ़ी नोट्स भी बनाए हैं कुछ, है ना, तो वो भी हम देख लेंगे। और ये पुराने न्यूज़पेपर थे, ये सब मैंने पढ़े हुए हैं, हाईलाइटेड हैं। बट अब इतना तो एक बार में नहीं हो पाएगा, बट देखते हैं कि क्या क्या हमको कवर करना है आज। ठीक है, तो मेनली अगर आपने पढ़ लिया है न्यूज़पेपर तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज़ करो। आई हैव टेकन वैक्सीन सो हैज़ माई मदर, डोंट बिलीव रूमर्स। तो रूमर्स पे बिलीव मत करो, प्राइम मिनिस्टर का कहना है ऑन वैक्सीन हेजिटेंसी। ठीक है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब कि जो लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो सब है। 2 drones dropped 2 kg हाई ग्रेड IEDs फ्रॉम 100 मीटर हाइट फ्लू बैक। ठीक है, तो जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं वो यहाँ पे जो एयरफोर्स स्टेशन है, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे जम्मू में मेनली, तो यहाँ पे अटैक हुआ। तो अभी ये बोला गया कि जो प्रिलिमिनरी प्रोब हैं तो ये 100 मीटर से ड्रॉप किया गया। और जो पाकिस्तान के जो कुछ टेररिस्ट आउटफिट हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK में, तो उनकी ये हरकतें हैं। ठीक है, देन फोकस्ड ऑन पाकिस्तान रैदर देन चाइना, इंडिया इन Tier 3 हैज़ साइबर पावर रिपोर्ट। तो यहाँ पे है मतलब साइबर स्पेस में कौन कंट्री कितना आगे है उसके बारे में ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडियाज़ ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान फोकस। मतलब हमने कुछ जो इनिशिएटिव लिए हैं साइबर कैपेबिलिटी के क्षेत्र में हमारी, तो वो हमारे पाकिस्तान फोकस्ड हैं, तो रीजनली इफेक्टिव है, नॉट ट्यून टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, तो न्यू रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है ये रिलीज़? अभी मतलब ये ऑनगोइंग रिपोर्ट है। ठीक है, पूरी 40 कंट्रीज़ को इसमें ये कवर करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ एंड इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक दैट हैज़ डन अ क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ साइबर पावर इन 15 कंट्रीज़। ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव असेसमेंट इन्होंने किया है, अभी 15 कंट्रीज़ का किया है, 40 कंट्रीज़ को ये कवर करेंगे और उसमें ये रैंक करेंगे कि साइबर कैपेबिलिटी मतलब कौन कितना आगे है। तो सबसे पहले Tier 1 कंट्रीज़ 3 इसमें डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। तो Tier 1 में इन्होंने USA को रखा है। ठीक है, Tier 2 में इन्होंने रखा है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, फ्रांस, इजराइल, रशिया, UK। Tier 3 में इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। अब यहाँ पे साइबर पावर के बारे में देखें, इन द स्टडी इज मेजर्ड ऑन 7 पैरामीटर्स। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू साइबर सिक्योरिटी 7 पैरामीटर्स इसके होते हैं कि इंडिया का ये बोल रहे हैं कि जो साइबर रिफॉर्म है वो तो हुए हैं लेकिन काफ़ी स्लो रहे हैं। साइबर गवर्नेंस कैसी रही है? काफ़ी स्लो गति से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट शुड बेटर हार्नेस इट्स डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेज द स्टडी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 7 कैटेगरीज हैं, वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? स्ट्रैटेजी एंड डॉक्ट्रिन, गवर्नेंस, कमांड एंड कंट्रोल, कोर साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, साइबर एम्पावरमेंट एंड डिपेंडेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड रिजाइलेंस, ग्लोबल लीडरशिप इन साइबर स्पेस अफेयर्स एंड ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज़, है ना। तो इसका एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो स्क्रीनशॉट के बाद आप अपने जो नोट्स हैं उसमें आप इस रिपोर्ट को ऐड ऑन कर देना। ठीक है, जैसे आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो ये है। और अगर और ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखना है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा और भी बातें यहाँ पे दी गई हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है 3rd टियर में आया है। 3rd टियर मीन फॉर कंट्रीज दैट हैव स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स इन सम ऑफ दीज कैटेगरीज। लेकिन वो क्या है, वीकेंड है ना अदर कैटेगरी में। और ये बोला जा रहा है कि हमारे जो रीजन में क्या है, इंस्टेबिलिटी है और इंडिया काफ़ी जो है मोडेस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर हम बात करें साइबर इंटेलिजेंस की, ठीक है, तो वो केवल किस पे फोकस है? रीजनली फोकस्ड है। प्रिंसिपली किस पे फोकस है? पाकिस्तान पे। इट इज़ करेंटली एमिंग टू कंपनसेट फॉर इट्स वीकनेसेस बाय बिल्डिंग
न्यू कैपेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ की इंटरनेशनल पार्टनर, मतलब हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, यूएस की, यूके की, फ्रांस की, है ना, और तब हम अपने जो साइबर स्पेस है या फिर साइबर पावर है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और यही सब है कि हम हमारी जो रीजनल साइबर इंटेलिजेंस की रीच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट वी रिलाइज ऑन आर पार्टनर, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट पे हम वाइडर इंसाइट के लिए रिलाई करते हैं, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें, एंड गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब कुछ बातें हैं, एक बार ये भी देख सकते हो आप कि द कंट्रीज़ किस तरीके से क्या रैंक किया गया है, जो कवर किया गया है, यूएस, यूके, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, 4 ऑफ द 5 आइज इन इंटेलिजेंस अलाइज, ठीक है। यहाँ पे जो है 8 अरेस्टेड इन वडोदरा प्रोपागेंडा अगेंस्ट जैप्स। तो यहाँ पे पुलिस ने 8 एक्यूज जो है उनको बुक किया है, क्योंकि यहाँ पे ये एंटी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ कैंपेन ये चला रहे थे, प्रोपागेंडा फैला रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑल 8 एक्यूज्ड वर बुक्ड अंडर आईपीसी सेक्शन। इनको देख लो एक बार, आईपीसी सेक्शन, जिनके लॉ है तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके नहीं भी है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो बेसिक आईपीसी के सेक्शन होते हैं, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करने ज़रूरी है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 120B क्या बोलता है, फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मतलब आपराधिक षड्यंत्र के लिए, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र आप किसी के खिलाफ कर रहे हो। 143 क्या है, फॉर अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, फॉर 143 इज फॉर अनलॉफुल असेंबली। 188 फॉर डिसओबीडियंस टू ऑर्डर गिवन बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। 143 किसके लिए हो गया, अनलॉफुल असेंबली। एंड 188 फॉर डिसओबीडियंस, कि जो भी मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसने कोई ऑर्डर दे दिया है और आप उसको क्या कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, उसको नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो आप पे आईपीसी का 188 सेक्शन लगेगा। एंड 270 फॉर मैलिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीजेस। इसके अलावा जो इन पे लगे हुए हैं सेक्शन 51B of the disaster management act for refusing to comply with the directive issued by central और state government, है ना। अब सेक्शन 54 जो है वो भी इन पे लगा हुआ है फॉल्स वार्निंग के लिए, ठीक है, फॉल्स वार्निंग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का ही सेक्शन 54 लगा है। तो काफ़ी सेक्शन इसमें कवर हो जाते हैं, बहुत छोटे पेज में, मतलब एक कॉर्नर में ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और यहाँ पे जो एडिटोरियल्स थे, लिमिट्स ऑफ नया कश्मीर, तो ये आर्टिकल कश्मीर में जो बैठक हुई थी, मीटिंग जो हुई थी 24 ऑफ जून को, तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, एंड इंडोर्स एंड पार्टिसिपेट इन द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, है ना। तो ये डीलिमिटेशन पे यहाँ पे बात हुई, और ज़्यादा मतलब जो है और ज़्यादा मतलब चीज़ों पे जो फोकस करना था वो नहीं किया गया, मतलब जहाँ पे फोकस बहुत सारी चीज़ों पे होना चाहिए था, जैसे जम्मू कश्मीर के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है या फिर जो पीपल फ्रेंडली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे उन पे खरा उतरना था, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरीके के साइन नहीं दिखे, कोई भी इस तरीके का जो इंडिकेशन था वो नहीं दिखा कि किस तरीके से जो रिस्टोरेशन है स्टेटहुड का वो होगा, और रीआइट्रेशन ऑफ अ कमिटमेंट मेड बाय द होम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। अब आपको एक पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो असेंबली की जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ असेंबली की जो सीट्स हैं यूनियन टेरिटरी की, वो 107 से कितना करना है, 114 कर देना, ठीक है, 114 कर देना उसको। एंड विच काउंटेड फॉर 37 सीट्स बिफोर द 2019 चेंजेस, ठीक है। 46 जो थे कश्मीर में, 4 लद्दाख में, प्लस 20 सिम्बलिकली रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर मतलब और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात यहाँ पे की जा रही है थ्रू डिलिमिटेशन, है ना। और जम्मू कश्मीर में 1995 के बाद से कोई भी डिलिमिटेशन, जो जिसको क्या बोलते हैं सीमाकरण बोल सकते हैं या फिर बॉर्डरिंग जिसको बोल सकते हैं ना, तो वो नहीं हुई है प्रोसेस अभी। इन द intervening years as election after election has shown, including the district development council election in 2020, जम्मू कश्मीर एक तरीके से क्या बढ़ गया है, वहाँ पे पोलराइज्ड वहाँ पे हो गया है ना, वहाँ पे रिलीजियसली आइडेंटिफाइड रीजन के मामले में मतलब ज़्यादा
उसको देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो बस यही सब यहाँ पे बातें की गई थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वेयर द चाइनीज हैव एडमेंटली स्टेड आउट। हम मतलब एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, तो चाइना की साइड से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, और एक पाकिस्तान की साइड से क्या है, एलओसी में, लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड जो था, अभी स्ट्रेंथन करने के लिए फरवरी में एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था, है ना, जो मतलब पाकिस्तान के साथ बैक चैनल्स के थ्रू डायलॉग्स कर रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा सीज फायर को, एंड इस्टेब्लिश करना होगा एक मतलब डायलॉग पाकिस्तान के साथ, एज वेल एज रिमूव कश्मीर फ्रॉम द एजेंडा ऑफ यूएस कांग्रेशनल हियरिंग्स। ठीक है, तो ये सब इनिशिएटिव कर सकते हैं। पाकिस्तान को जो है अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, एंड इट हैज़ बीन स्लो इन अडेप्टिंग अ न्यू इंटरनेशनल डायनेमिक। यहाँ पे इसके रिप्लाई में जब इनको मतलब 8 में से आउट ऑफ 27 ही ये पूरे कर पाए थे, जो FATF ने जो इनको लिस्ट सौंपी थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल एक वॉच डॉग है, मनी लॉन्ड्रिंग और जो भी टेरर फिनेंसिंग है, तो उसको ये देखती है टास्क फोर्स। आप मुझे बता सकते हो, मतलब काफ़ी बार पूछा है मैंने, तो अब तक तो याद ही हो गया होगा सबको कि कहाँ इसका, कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और उसके कितने मेंबर हैं, और कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव था, है ना, ग्रुप 7 कंट्री का इनिशिएटिव। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सब। सो मनी लॉन्ड्रिंग फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला है पॉलिटिकल बायस है, और यहाँ पे जो है ठीक तरीके से स्क्रूटनी नहीं की गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्क्रूटनी, एंड सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट। मतलब ये बोला गया है कि Pakistan compliance with 26 of the 27 actions specified by the FTA has not got it off the list, has translated into political anger in the nation, है ना। लेकिन ये है कि इन्होंने मतलब जो फंडामेंटल चेंज की बात की गई है पाकिस्तान की, कि इंटरनेशनल टेररिज्म का इशू यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए, और मेनली कहाँ से, अफ़गानिस्तान और इंडिया को देखते हुए। एंड FATF ने रिसेंटली उनको प्रेज़ भी किया है कि पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं टू रिजॉल्व इश्यूज़ अराउंड द 26 आइटम्स ऑन द एजेंडा। ठीक है, अब लेकिन FATF चाहता क्या है कि पाकिस्तान क्या करे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करे, एंड कन्विक्ट करे किसको, सीनियर लीडर्स को और कमांडर्स ऑफ द UN डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो अफ़गानिस तालिबान है, या फिर हक्कानी नेटवर्क है, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद। ठीक है, तो इनको टारगेट मतलब उनको देखे पाकिस्तान। और FATF ये भी चाहता है कि पाकिस्तान क्या करे, जितने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोसेस होती हैं, है ना, तो कहाँ से क्या मल्टीपल जो लूप होल्स हैं उनको भी बंद करे, और रेगुलेशन जो है अपने टाइटन करे, ताकि इस तरीके की जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फिनेंसिंग, ये वाली समस्याएं ना हो। एंड पाकिस्तानी स्टेट हैज़ द पॉलिटिकल विल टू क्लीन अप इट्स एक्ट ऑन टेरर फिनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से तो मतलब कोई क्लैरिटी ही नहीं मिलती है कि पाकिस्तान एक मतलब वहाँ पे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वो टेरर फिनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करेंगे, ऐसा अभी कोई भी हमें क्लैरिटी नहीं है। एंड बाकी वो इतना ज़्यादा जो मोटिवेट रहते हैं वो चाइना के सपोर्ट की वजह से रहते हैं, एंड वेस्टर्न विलिंगनेस टू टर्न अ ब्लाइंड आई टेंडेड टू गिव पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्यूनिटी, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और डाउरी ब्लैक स्पॉट, तो यहाँ पे एक ये काफ़ी सारे आर्टिकल मतलब आ रहे हैं 2-3 दिन से। यहाँ पे भी आपने देखा होगा द ग्रेट केरला इनइक्वालिटी, है ना। तो ये 25 या 26 ऑफ जून का ये आर्टिकल था। तो इसमें भी यही था कि डाउरी डेथ्स रिवील अनएड्रेस्ड जेंडर क्वेश्चन इन द स्टेट। अभी क्या हुआ था, 24 ईयर ओल्ड BAMS आयुर्वेदा की स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया था अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ जो बार बार डॉरी की डिमांड हो रही थी, है ना। उनकी जो ससुराल पक्ष से मतलब डिमांड फुलफ़िल करने के बाद भी बार बार डिमांड आती गई, तो उसके बाद फिर फाइनली अपसेट होकर सुसाइड कर दिया गया 24 ईयर ओल्ड डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो वुमेन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था, और ये इसको मतलब जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी डिज़र्व भी किए, मिल रही है अटेंशन। एंड द पुलिस हैव सिंस अरेस्टेड द हस्बैंड ऑफ द डेड वुमेन अंडर सेक्शन रिलेटेड टू डाउरी वायलेंस। अगर हम बात करें लास्ट 5 सालों की, तो 50 जो है डाउरी डेथ यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं एज़ पर द पुलिस। और डेथ के जो नंबर हैं वो थोड़े कम रहे 2020 और 2019
में 6 केसेस ईच डाउरी रिलेटेड वायलेंस, ठीक है। मतलब बहुत ही कम, मतलब रेयरली जो है रिपोर्ट भी होता है, क्योंकि बहुत सारे तो केसेस ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं हैं। मतलब जो फैमिलीज़ होती है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप आपस में ही क्या कर लो, सेटलमेंट कर लो और नेगोशिएशन कर लो, है ना। लॉ की यहाँ पे आप इन्वॉल्वमेंट करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ये वो, तो इस वजह से तो कुछ केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और कुछ में ये होता है कि जब तक मतलब लड़की वालों के पास है पैसा, तो तब तक वो लास्ट टाइम तक देते रहेंगे, ठीक है। और जब लास्ट में जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब क्या होती है, या तो किसी की डेथ होती है, तभी वो केस रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टेट के पास एक लेजिस्लेचर भी है, मतलब यहाँ पे अगेंस्ट डाउरी, है ना। केरला डाउरी प्रिवेंशन एक्ट लॉ भी है यहाँ पे, एज अर्ली एज इन 1961। नाउ द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड अ स्ली ऑफ मेजर, मतलब उन्होंने अब ये बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, और स्ट्रीमलाइनिंग एग्जिस्टिंग 24/7 हेल्पलाइंस होनी चाहिए, मोर अलर्ट एंड हेल्पफुल पुलिस रहेगी, रिग्रेसिव टेंडेंसी रहेगी, दैट अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो सीम्स टू हैव वाइड सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब इसकी देखो क्या है, ये सबसे मेन तो यही है कि अभी जैसे हम पढ़ते थे ना बचपन में कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, या फिर किन्हीं सामाजिक बुराइयों के बारे में आप लिखिए, सोशल इविल के बारे में आप लिखिए, है ना, कि 3 सोशल इविल इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी। तो आपको सबसे पहले एक तो सती सिस्टम जो था, है ना, सती प्रथा। दूसरा आपको डाउरी आएगा कि डाउरी इज़ अ सोशल लेवल, तो वो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, मतलब इसको, सती प्रथा तो समाप्त हो गया है ना। उसमें भी बहुत सारे जो हिंदू रूढ़िवादी लोग थे, उनको काफ़ी आपत्ति हुई कि ये तो हमारा कस्टम है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन अभी सोच के भी मतलब कैसा लग रहा है कि कोई जो स्त्री है वो मतलब सती हो जाए, है ना। तो ये भी मतलब बहुत इस तरीके के नोशंस जो हैं आज भी लोगों के दिमाग में है, और आज भी तभी ये डाउरी जो है, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग इसको सोचते हैं कि ये हमारे रीति रिवाज हैं, तो इसको करना ही है। सो द केस ऑफ डाउरी नीड्स टू बी लोकेटेड विद इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। और जो वुमेन है केरला में, तो केरल में उन्होंने सोशल इंडिकेटर जैसे लिटरेसी है, एजुकेशन है, बर्थ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उनमें अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक लीडरशिप की, तो बिल्कुल उनका जो प्रेजेंस है वो मिनिमल है। एंड 10% वुमेन कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 10% से भी कम है केरला के लेजिस्लेचर्स में, है ना। एंड जस्ट 3 मिनिस्टर इन द मेंबर 21 मेंबर स्टेट कैबिनेट आर वुमेन, ठीक है। तो ये है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इज अराउंड 20%, while education levels have been rising. Women are forced to कन्फाइन देमसेल्व्स, है ना, कि मतलब उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपने घरों तक ही रहो, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उससे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो शादी ब्याह पे किया जाता है। एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करें 1990 से इनक्रेज किया गया है, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और एक मतलब जो स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है फैमिली का, तो वहाँ पे खुद ही लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये जो प्रैक्टिस है उसको दूर करें। कुछ फैक्ट आप इस वाले आर्टिकल से भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ आंसर राइटिंग करनी है, कि डाउरी की जो डेथ है वो स्मॉल है इन नंबर, 6 केसेस इन बोथ 2019-20, और जो क्रूएलिटी है बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स विच कुड बी सीन एज अ प्रॉक्सी फॉर डाउरी रिलेटेड वायलेंस, वो सब्सटेंशियल है। सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव्स और हस्बैंड के द्वारा जो शोषण किया जाता है वो है, ठीक है, सेकेंड ओनली टू मोलेस्टेशन। एंड केरला डेवलपमेंट अचीवमेंट्स आर लार्जली, मतलब देखो बहुत ज़्यादा उनके अगर हम बात करें तो कभी भी वहाँ पे जेंडर क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लिया गया है ना। बाकी के अगर बात करें कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्लास, कास्ट, तो ये सब तो एड्रेस हुई, लेकिन जो जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है वो अनएड्रेस्ड रहा, उसको उस पर बात नहीं की गई, है ना। दो गर्ल्स आर अलाउड टू परस्यू देयर एजुकेशन, मैरिज प्रोस्पेक्ट्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो वर पक्ष है उसी के साइड के लोग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि क्या होता है कि गर्ल्स
की जो फैमिली होती है वो भी बिल्कुल प्राइड लेते हैं कि कितना से कितना ज़्यादा वो अपने शादी में मतलब दे सकते हैं, हुज सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस मीट्स अप टू देयर एक्सपेक्टेशन इवन इफ इट लीड्स देम इनटू अ डेट ट्रैप, है ना, डेट ट्रैप में भी फंस जाए फिर भी उनको यही रहता है। और जो वेडिंग्स में जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, विद गोल्ड बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सचेंज। मतलब साउथ इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन चीज़ बन गई है, जो कि अभी नहीं होनी चाहिए, है ना। इवन व्हेन वुमेन आर दे रियरली हैव एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, तो मैनी वुमेन कंसीडर एग्रीइंग टू मेल डिसीजन, मतलब वो कोई जो उनका पार्टनर है अगर वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वुमेन सोचती हैं कि उनको भी उसकी बात में अग्री करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। बाकी यहाँ पे यही कि हाइपोक्रेसी जो है एवरेज मलयाली की, वो यही है कि उनको मतलब सोशली पॉलिटिकली कॉन्शियस बोला जाता है और प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल बोला जाता है पब्लिक लाइफ में, लेकिन अगर जब पर्सनल लाइफ की बात आती है तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये रिस्पेक्टेड और प्रैक्टिस नहीं होती हैं, है ना। तो ये सब ग्रेट इंडियन किचन फिल्म में भी दिखाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव से रिलेटेड ये आर्टिकल था। नरसिम्हा राव बर्थ सेटेनरी ओकेजन टू रिकॉल हिज क्वाइट एंड कंसेंशुअल अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। जून 28 को आज के दिन की बर्थ सेनेटरी है। एंड सम हैव रिमार्क दैट ही वाज द फर्स्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो 70th ही टर्न 70 इन जून 1991। इनका नाम पूरा है पमुलापति वेंकटा नरसिम्हा राव, ठीक है। बिकम इंडियाज 10th 10वें प्राइम मिनिस्टर थे ये इंडिया के। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, बहुत सारी काम इन्होंने किए हैं। ही वॉज अ पॉलीग्लॉट ऑल्सो और ग्रेट लीडर एंड अ स्कॉलर एंड येट फ्यू कॉल्ड हिम अ विश्व गुरु भी बोलते थे। एंड ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल, है ना। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। And he earned his place in history by providing quiet and confident leadership to a nation in crisis, है ना। उस टाइम पे इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई थी एंड एक्सटर्नल इंटरेस्ट जो थे उस टाइम पे टर्बुलेंट फेज से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे गुजर रहे थे, है ना। तो इन्होंने जो इनकी इकोनॉमिक टीम थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे, और जो फॉरेन पॉलिसी टीम थी उसमें JN दीक्षित थे, और जो लॉयलिस्ट थे जैसे प्रणब मुखर्जी राव, तो इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टीम की तरह काम किया और हमारी कंट्री को क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा मतलब बचाया। द वाजपेयी मनमोहन टच, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही ये आर्टिकल है कि ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो अभी मीटिंग हुई जिसमें 15 मिनट के बाद ही लीडर उठ के चले गए थे, है ना, तो वो मतलब सही नहीं थी। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो था प्रेजेंट तो किया गया लेकिन वो डिस्टर्बिंग था, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे कि डिलिमिटेशन जो है फर्स्ट पहले उसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्शंस पे बात करेंगे, उसके बाद हम स्टेटहुड पे बात करेंगे, है ना। तो यही सब जो है इनके लीडर्स को समझ नहीं आई बातें, और ये बोला गया कि इस तरीके की मतलब पहले जब 1999 के टाइम पे ऐसी सिचुएशन जब थी इमेजिनेटिव पॉलिटिकल इनिशिएटिव, तो वाजपेयी जी ने लिया था 1999 में, और इन्होंने क्या किया था, सीधा सीधा बातें की थी जो कश्मीर डिसिडेंट्स हैं और पाकिस्तान में, उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट किया था। एंड और उसके बाद जम्मू कश्मीर गेंड अ डिकेड ऑफ पीस, है ना। अभी मोदी गवर्नमेंट भी है बैक चैनल टॉक्स में, एंड खान एडमिनिस्ट्रेशन एंड पाकिस्तान आर्मी, एंड कश्मीर इज ऑन द एजेंडा इज अ नो ब्रेनर एज इन द डिडक्शन दैट द टॉक्स प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक क्या होना चाहिए, क्लियर कमिटमेंट दिखनी चाहिए कि स्टेट हुड जो है वो भी फॉलोड हो बाय इलेक्शन, माइट बिगिन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो उसको स्टार्ट करना चाहिए। एंड होम मिनिस्टर जो है वो एक पैनल भी सेटअप करेंगे जो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनके रिलीज़ के लिए। एंड तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई। और एक और पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इनॉर्मस इकोनॉमिक लॉस हुआ है जम्मू कश्मीर में मिलिट्री लॉकडाउन की वजह से 2019 से 20 में, उसके बाद कोविड-19 की वजह से वहाँ पे 2 लॉकडाउन के बारे में बात की गई थी ना, एक मिलिट्री, एक कोविड-19 पैंडमिक का लॉकडाउन। तो ये है जो मनी वहाँ पे दी जा रही है तो वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगी और लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं काम करेगी। पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो ये सब है।
पद्मा रिसिपेंट फ्रीडम फाइटर डाइज एट 106। तो ये गोवन फ्रीडम फाइटर थे एंड जर्नलिस्ट लैम्बर्ट मैस्करेनहान्स, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो गोवा का ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली है, तो उनके भी ये फर्स्ट एडिटर थे, नव हिंद टाइम्स, एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द गवर्नमेंट विभूषण, ठीक है। ये गोवा का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इंडिया जापान फ्रेंडशिप मोर रिलेवेंट फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी इन द एरा ऑफ कोविड, प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो यहाँ पे वर्चुअली इनाग्रेट किया गया जापानीज जेन गार्डन काजिन एकेडमी एट द अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या है ये? जेन गार्डन काजिन एकेडमी एंड द अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। और यहाँ पे बहुत सारे हम ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का कहना था। और ये एक नीड ऑफ द आवर है कि रिलेशन जो है दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रेंथन हो। एंड हमने स्पेशल अरेंजमेंट भी किए जापान प्लस इन पीएमओ में। और जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, तो जब गुजरात में आए थे तो उन्होंने एक न्यू पेज दिया था इंडो जापान रिलेशंस को, है ना। और उन्होंने बुलेट ट्रेन पे जो बुलेट प्रोजेक्ट है उस पर भी काफ़ी फोकस किया था। और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, योशीहिदे सुगा, एंड टू इज़ अ वेरी क्लियर साइटेड पर्सन, तो यहाँ पे उनके बारे में भी बात की गई है। और ही वांटेड टू क्रिएट अ मिनी जापान इन गुजरात, ही मेंट दैट जापानीज पीपल शुड फील एट होम इन गुजरात, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हुई। 135 लीडिंग जापानीज कंपनीज फंक्शन कर रही हैं अभी गुजरात में, और जो भी स्किल डेवलपमेंट है गुजरात के यूथ का उनको भी हेल्प करेंगी। और 3 इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स इन गुजरात, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ फिश फाउंड डेड इन गुवाहाटी पॉन्ड, तो गुवाहाटी का है ये। काफ़ी सारे आर्टिकल है जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ, बट आई विल ऐड दीज आर्टिकल ऑन माई नोट्स, ठीक है। तो जब भी संडे को सैटरडे को हम इनको देख लेंगे, हाउ शटिंग पार्क्स हेल्प टाइगर्स बिफोर बीजेपी एमपीज रिमार्क स्टेटहुड मूवमेंट। सो अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।